अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन फैक्टर्स की जो डिटरमिन करते हैं सैम्पल साइज को। एज एन ऑडिटर हम जानते हैं कि हम 100% काम नहीं करते, हम 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं करते। हम 100% ट्रांजैक्शंस में से एक सैम्पल पोर्शन को उठाते हैं और उसके ऊपर ऑडिट करते हैं या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, और उस सैम्पल पे जो हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं हम वो रिज़ल्ट्स बाकी जिनको हमने चेक नहीं किया उसके ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, राइट। मगर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट डिटरमिन्स द सैम्पल साइज, कितना सैम्पल साइज होना चाहिए। आउट ऑफ 100% हम 20% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें या 30% को करें, 70% को करें, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हम इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके जहनों में एक कंफ्यूजन है, वो ये है कि सैम्पल साइज पॉपुलेशन साइज को देखते हुए डिटरमिन किया जाता है। यानी अगर सेल्स एक कंपनी में 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस की हुई है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल को चूज़ करेंगे, यानी कि 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस में से 60 मिलियन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे। अगरचे एक कंपनी जो छोटी है वहाँ पर सिर्फ 5 लाख ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो हम वहाँ पर 1 लाख ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन साइज को देखते हुए हम सैम्पल साइज को डिटरमिन नहीं करते, हम रिस्क लेवल को देखते हुए सैम्पल साइज को डिटरमिन करते हैं। क्यों? देखें, एक जितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगरचे वहाँ पर करप्शन का माहौल है, वहाँ पर फेक सेल्स रिपोर्ट की जाती हैं, धड़ाधड़ हम डेटर्स क्रेडिट सेल्स करते जाते हैं और सेल्स बढ़ाते जाते हैं। अब ऐसे में उस कंपनी में जहाँ पर करप्शन है, जहाँ पर कोई कंट्रोल्स नहीं है, जहाँ पर सही तरीके से बंदों को हायर नहीं किया जाता, वहाँ पर सही तरीके से डिसिप्लिन वे में काम नहीं होता, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। वहाँ पर हमें पता है कि सेल्स फेक बुक होंगी, वहाँ पर हमें पता है कि अमाउंट्स को सही तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बनिस्बत एक छोटी कंपनी है जहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत कम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि वहाँ पर काम सही तरीके से होता है, पूरी सेल्स साइकिल को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, मैनेजमेंट ओवरसी कर रही है, छोड़ नहीं दिया एम्प्लॉयज़ के हाल पे। मीटिंग्स होती हैं, जिस घर में माँ बाप का कंट्रोल होता है वहाँ पर बच्चे बिगड़ते नहीं हैं। जिन कंपनीज़ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को देख रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ओवरसी कर रहे होते हैं, वहाँ पर काम सही होता है। इसलिए साइज डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द रिस्क लेवल। एज एन ऑडिटर, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम रिस्क असेसमेंट करते हैं एक कंपनी की। किस तरह से? उस कंपनी की एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी मैनेजमेंट को देखते हैं, उनके अकाउंट्स को देखते हैं, उनके ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, इन्वायरमेंट के जायज़ा लेते हैं, कौन से कंपेटिटर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या गवर्नमेंट ने न्यू लॉज लगाए हैं, क्या टैक्सेशन लॉज में चेंज हुआ है, क्योंकि इन सारे फैक्टर्स का कंपनी के ऊपर
कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता ही आता है। इसी तरीके से कंपनीज के कंट्रोल्स को देखते हैं, किस तरह से सेल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे इनिशिएट होती है सेल, किस तरह से एंड होती है, क्या कंपनी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं या हर पूरी काम एक ही बंदा हैंडल कर रहा है या डिवाइड किया हुआ है काम, कोई इनवॉइस बना रहा है तो कोई कैश की पेमेंट ले रहा है तो कोई वेयर हाउस से डिस्पैच कर रहा है गुड्स को, कोई सेल्स ऑर्डर बना रहा है। क्या ये सेग्रीगेशन है या नहीं है? क्योंकि एक बंदा अगर काम करेगा तो वो फ्रॉड करेगा। इसी तरीके से अगर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर फ्रॉड का चांस बहुत कम हो जाता है। तो एज एन ऑडिटर जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करने जाते हैं तो हम कंट्रोल इन्वायरमेंट का जायज़ा लेते हैं, हम कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हमें मालूम होता है कि इस कंपनी में रिस्क कितना है, रिस्क कम है या रिस्क ज़्यादा है। हमें ऐसे नहीं मालूम होता कि हम खुद से ही बस पता है कि ये कंपनी तो भाई बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होगी। हमें देखना पड़ेगा, हमें इंक्वायर करना पड़ेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कंट्रोल्स की, फिर हमें मालूम होता है। और फिर जब हमें मालूम हो जाता है कि इस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है तो हम सैम्पल साइज़ ज़्यादा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा काम करना है। क्यों करना है ज़्यादा काम? ताकि हमें वेरिफिकेशन मिले। जितना हम ज़्यादा चेक करेंगे उतनी हमारी पिक्चर क्लियर होती जाएगी, हमें ज़्यादा सही तरीके से नज़र आएगा कि हाँ वाकई यहाँ पर ख़राबी है या वाकई ही यहाँ पर सही काम होता है। क्योंकि हमने कंट्रोल्स को जायज़ा लिया हुआ है, रिस्क असेसमेंट की हुई है, रिस्क बहुत कम है, तो अब हम सैम्पल साइज़ को कम रखेंगे क्योंकि अपना हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर हमारी सैम्पल साइज़ के रिज़ल्ट सही आते हैं तो हम खुश हो जाएंगे, हम कहेंगे कि वाकई यहाँ पर काम सही हो रहा है। अगर नहीं होता तो हम ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्या फैक्टर है? रिस्क। सो हम सबसे पहले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करता है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है कि यहाँ पर इस कंपनी में ज़्यादा मिस स्टेटमेंट के चांसेस हैं या कम चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मिस स्टेटमेंट के चांसेस हैं तो हम ज़्यादा सैंपल के ऊपर चेक करेंगे और अगर कम है तो हम कम सैंपल रखेंगे। एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ, एक कंपनी है जिसका टारगेट ये है कि हमें बैड डेट्स को अवॉइड करना है। बैड डेट्स ऑब्वियसली क्रिएट कहाँ से होते हैं? जब आप सेल करते हो उधार पे। इससे बचने के लिए कंपनी क्या कंट्रोल लगा सकती है? इससे बचने के लिए कंपनी ने क्या कंट्रोल लगाया? जैसे ही कोई कस्टमर हमारे पास आता है उधार पे माल ख़रीदने के लिए तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी की या उस कस्टमर की रिस्क असेसमेंट करते हैं। किसकी? कि कल को वो पैसा हमें वापस करेगा या नहीं करेगा। हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे उसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को कि जब भी उसने किसी और से माल लिया है तो क्या उसको पेमेंट टाइम पे किए या नहीं किए। अगर उसने किसी से माल नहीं लिया तो क्या उसने यूटिलिटी बिल्स हैं वो टाइम पे किए हैं या नहीं किए। या फिर हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में उसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हैं। अगर जो वो कंपनी है तो उसने अपने फ्यूचर कैश फ्लोज बनाए होंगे, यानी कि उसकी आने वाले वक्त में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। अगर जो वो प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में हमें वो पेमेंट कर देगा। इसी तरीके से एक क्रेडिट रेटिंग होती है। क्रेडिट रेटिंग एक्सटर्नल जो एजेंसीज़ हैं वो इशू करती हैं कंपनीज में। वो ये बताती हैं कि ये कंपनी जो है वो आपको पेमेंट कर देगी या नहीं कर देगी। तो अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग AAA है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जब वो बहुत गंदी क्रेडिट रेटिंग पे है तो हम उसको माल नहीं बेचेंगे। ठीक है, यानी कि हम सेल करते हुए ये रिस्क असेसमेंट करते हैं कस्टमर की। हम कस्टमर की रिस्क असेसमेंट करने के बाद ही कस्टमर को माल बेचते हैं और उसके बाद हम उसकी क्रेडिट लिमिट को सेट करते हैं अकॉर्डिंगली। जितना वो पानी में होगा उतनी हम क्रेडिट लिमिट उसके सेट करेंगे। अगरचे उसके पास रिस्क बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कम से कम रिस्क में जो है वो क्रेडिट लिमिट जो है वो इशू करेंगे। फॉर इंस्टेंस वो बहुत रिस्की है तो हम उसको सिर्फ 1 लाख का माल बेच सकते हैं उधार पे। अगरचे वो रिस्की नहीं है, बहुत ही अच्छा है, तो हम उसको 1 मिलियन का माल बेच देंगे उधार पे। तो ये क्रेडिट लिमिट हम उसके बाद सेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम
माल बेचते हैं। अगर जो ये कंपनी प्रोसेस कर रही है तो उसके बैड डेट्स कम से कम होंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचें अपोजिटली कि अगर कोई कंपनी रिस्क असेसमेंट नहीं कर रही कस्टमर की, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ हर किसी को क्रेडिट पे सेल करती जा रही है, तो बाद में क्या होगा, उसके पास एक लंबी कतार बैड डेट्स की लगी होगी, उसको पैसा रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं किसको सेल कर रहा है, क्या वो बाद में पैसा देगा या नहीं देगा, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, नहीं देखा। तो एंड में सर्कमस्टांसेस जो भी उसको होंगे वो उसको ही भुगतने पड़ेंगे, रिपरकशंस उसको ही भुगतने पड़ेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये कंट्रोल मेंटेन करें ताकि हम अवॉइड कर सकें बैड डेट्स को। इसी तरीके से एजिंग रिपोर्ट एक और कंट्रोल है बैड डेट्स को बुक करने के लिए। अगरचे आपके जो है वो डेटर्स ड्यू हो चुके हैं, उसके बाद उनकी कितनी एज हो चुकी है। फॉर इंस्टेंस मुझे पिछले जो है वो साल पेमेंट हो जानी थी, लेकिन उसके बाद 3 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने गुजर चुके, 9 महीने गुजर चुके, 12 मंथ्स गुजर चुके, 2 साल गुजरने को आए हैं, अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिली, यानी कि वो जो डेट है वो बुरा होता जा रहा है। अब वो मरने के करीब है, मरने के करीब मतलब बैड डेट्स होने के करीब है, तो उसको बुक होना चाहिए। तो जब कंपनीज एजिंग रिपोर्ट बनाती है तो वो बैड डेट्स को बुक करने के लिए बनाती है। ये एक कंट्रोल है, जितनी एज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बैड डेट्स बुक होना चाहिए और वो कंपनी बुक करती होगी। यानी कि मुझे ये कंट्रोल्स देखते हुए एज एन ऑडिटर अंदाज़ा हुआ, एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई कि हाँ वाकई ही ये कंपनी सही से बैड डेट्स बुक करती होगी, या इसके कंपनी के जो बैड डेट्स है वो कम से कम होंगे, क्योंकि ये कंपनी ने कंट्रोल लगाए हुए हैं। ये सही तरीके से कंपनी जो है वो कस्टमर्स की रिस्क असेसमेंट करती है पहले सेल करने से। यानी कि यहाँ पर जो बैड डेट्स में मिस स्टेटमेंट है वो कम से कम होगी। ये मैंने एक्सपेक्टेशन क्रिएट की, कैसे, कंट्रोल्स का जायज़ा लेते हुए, रिस्क करते हुए, रिस्क असेसमेंट करते हुए। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन हुई वो मिस स्टेटमेंट की कम हुई, तो मैं सैंपल को भी कम रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर काम सही हो रहा है, तो अब मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही सही काम कर रही है। अब मैं सम सैंपल को चेक करूँगा और मुझे अगर सैंपल के रिजल्ट सही मिलते हैं तो गुड इनफ, वीआईपी, अच्छा है, मेरा काम बच गया, मेरा टाइम बच गया, मेरी कॉस्ट बच गई, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंडिंग ली थी कंट्रोल्स की। मुझे पहले से ही मालूम है कि इस कंपनी में जो है वो काम सही हो रहा है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जब एक्सपेक्टेशन जो है वो मिस स्टेटमेंट की आपकी कम होती है तो आपका सैंपल साइज़ भी कम होता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मिस स्टेटमेंट की ज़्यादा है, अगर यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो ये कंट्रोल्स मेंटेन नहीं कर रही, वहाँ पर ना कस्टमर्स को जो है वो देखा जाता है कि वो फाइनेंशियली विएबल हैं या नहीं है, वहाँ पर कोई जो है वो डेटर्स की जो है वो एजिंग रिपोर्ट नहीं बनती, तो वहाँ पर कंट्रोल्स ही नहीं है, वो मिसिंग है, तो मुझे एज एन ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल साइज़ को रखना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर जो डिटरमिन करता है सैम्पल साइज़ को। सेकंड, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, ये इसी का भाई है, ठीक है। यानी कि अगर आपने कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली, आपने एंटिटी की कंट्रोल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली, अब आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशंस फॉर्म नहीं करनी, अब आपको एक अमाउंट को सेट करना है। वो अमाउंट आप कहलाएंगे मटीरियल अमाउंट। क्या? मटीरियल अमाउंट, वो अमाउंट जिसकी मिस स्टेटमेंट मेरे लिए मटीरियल है, जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस कंपनी के, उसके लिए वो मटीरियल है, उतनी मिस स्टेटमेंट मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। देखें, जब भी ऑडिटर सिलेक्शन करने जाता है ना कि मुझे किस ट्रांजैक्शन को चेक करना है, मुझे किस ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करना, वो चेक करता है मटीरियलिटी की बेसिस के ऊपर। अगर आपने 1 लाख की मटीरियलिटी सेट की हुई है तो जो भी ट्रांजैक्शंस 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की होंगी, यानी कि 1 लाख
1000 की, तो उसको मुझे चेक करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल है, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ये मिस स्टेटमेंट हो गई तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगा, वो मैं चेक करूँगा ही करूँगा। और जो उसके नीचे होंगी, यानी कि जो 1 लाख से नीचे होंगी, वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सैम्पल चूज़ करूँगा और फिर उन सैम्पल में से मैं चेक करूँगा कि उनमें सही है या नहीं है अमाउंट। यानी कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है, जो होनी चाहिए थी अमाउंट वो नहीं है, या तो ओवर स्टेट है या अंडर स्टेट है। ठीक है, तो मैं इस मिस स्टेटमेंट को चेक करूँगा और मेरे लिए टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या है, वो मटेरियल अमाउंट जो मैंने सेट किए अपनी जजमेंट की नज़र होते हुए, या मैंने रिस्क असेसमेंट जब की उसके बाद मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी में रिस्क है, यानी कि मुझे छोटी सी छोटी अमाउंट भी चेक करनी पड़ेगी। अब मैं कम से कम टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का अमाउंट रखूँगा। मैं कहूँगा अब मैं 1 लाख नहीं बल्कि मैं 10,000 की जो भी ट्रांजैक्शन होंगी उसको भी चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पर एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मुझे अब वो छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे गारंटी लेनी पड़ेगी, फिर ही मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगरचे उस कंपनी के कंट्रोल सही हैं, बिल्कुल सही से काम हो रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बड़ी सिर्फ ट्रांजैक्शंस को चेक करूँगा, बाकी जो छोटी छोटी हैं उनके ऊपर मैं सैंपल लूँगा और सैंपल को जो है वेरीफाई करूँगा और मुझे एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि वहाँ पर सही रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन उसके ऊपर जो मैंने बड़ी अमाउंट ली है, उससे ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस होगी मुझे वो चेक करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। वो मिस स्टेटमेंट एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट है, जिससे जो यूज़र्स हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस, एक कंपनी है जिसने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 5 लाख की मिस स्टेटमेंट बर्दाश्त कर सकता हूँ? कभी भी नहीं, क्योंकि 5 लाख की मिस स्टेटमेंट हो गई तो ये तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। यानी कि मिस स्टेटमेंट गलती, एरर। तो अगर उसने बुक किया हुआ है 5 लाख, लोगों को दिख रहा है 5 लाख कंपनी ने कमाया है, जबकि उसके वो एरर्स की वजह से 5 लाख है, वो ज़ीरो पे आ जाएगी, वो लॉस में चली जाएगी। तो उस डिसीजन मेकिंग जो है यूज़र्स की चेंज हो जाएगी। प्रॉफिट को देखते हुए शायद मैं उस कंपनी में शेयर्स खरीदता, लेकिन क्योंकि मिस स्टेटमेंट है तो अब वो लॉस में है इन रियलिटी, तो मेरी डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे एक मटीरियलिटी को डिटरमिन करना होता है उसके रिस्क को देखते हुए, और उस रिस्क को देखते हुए ही फिर मुझे ऑडिट परफॉर्म करनी होती है, सैम्पल साइज़ को परफॉर्म करना होता है कि मैं कितना सैम्पल लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल्स दी हैं, यहाँ पे एक कंपनी है जो सही वाले बंदों को हायर करती है, जो मेरिट वाले होते हैं। तो ऑब्वियसली आपने अकाउंटेंट एक मेरिट वाला बंदा लाया है तो वहाँ पे एरर्स कम होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी। इसी तरीके से अगर आप कंपनी जो है वो एज अ ट्रायल बैलेंस बनाती है, यानी कि आपको पता है कि लेजर्स फिर वेरीफाई होते हैं, उनकी जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है वो ट्रायल बैलेंस में वेरीफाई होती है, फिर वो बैलेंस शीट में जाती है और P&L में जाती है। तो क्योंकि अर्थमेटिक एक्यूरेसी सही है तो बाद में भी सही होंगी चीज़ें। इसी तरीके से कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपने वेरीफाई करना है बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट में जो आपका अमाउंट है वो वही होना चाहिए जो आपने कैश बुक मेंटेन किया हुआ है। यानी कि आप रिकनसाइल कर रहे हैं, अमाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं डिफरेंट वेज से, यानी कि एरर्स के चांस कम से कम मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जब काम सही हो रहा है, जब कंट्रोल्स मेंटेन हैं, तो मुझे पता है कि मैं इस कंपनी की जो रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ उसमें रिस्क बहुत कम है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट रखनी है। उसके बाद ऊपर जो है ट्रांजेक्शन में चेक कर लूँगा, बाकी जो छोटी है वो मैं सैंपल से
चेक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी में काम वैसे ही सही होता है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट इज़ अनदर फैक्टर विच डिटरमिन्स कि आपका सैम्पल साइज़ कितना होगा। अगर आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपका सैम्पल साइज़ कम होगा। अगर जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट आपकी बहुत कम है, आप ये समझते हैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आपने कम टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट रखी हुई है कि मैं इतना छोटा भी अमाउंट टॉलरेट नहीं कर सकता, मिस स्टेटमेंट नहीं टॉलरेट कर सकता, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा सैम्पल साइज़ को चेक करना पड़ेगा। होपफुली ये क्लियर है। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, डेटर्स की मैं एग्जांपल देता चलूँ। स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सब डिविजन्स, यानी कि डेटर्स को मैंने सब डिवाइड करना है, तोड़ना है कैटेगरीज में। कैसे? डिफरेंट कस्टमर्स के बेसिस पे। मुझे पता है कि डेटर्स मेरे रिटेलर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं और इंडिविजुअल कस्टमर्स भी हैं, तो मैंने इन तीनों को तोड़ दिया, कैटेगरीज में तोड़ दिया। इसी तरीके से मैं जोग्राफिकली भी तोड़ सकता हूँ, एशियन कस्टमर्स, अफ्रीकन कस्टमर्स, यूरोपियन कस्टमर्स। अब इससे मुझे सैम्पल साइज़ किस तरीके से डिटरमिन होना है। देखिए, इसमें हम हर एक जो हमारा सब डिवीज़न है उसका सैम्पल चूज़ करते हैं। रिटेलर्स का अलग होगा, होलसेलर्स का अलग होगा और इंडिविजुअल कस्टमर्स का अलग होगा। यानी कि मैं रिटेलर्स का जो सैम्पल होगा वो कम चूज़ करूँगा, इसी तरीके से मैं होलसेलर्स का भी कम करूँगा और इसी तरीके से मैं इंडिविजुअल कस्टमर्स का भी कम करूँगा। अगर ये सब मिले होते, टोटल होते, तो मैं जाहिर सी बात है ज़्यादा सैम्पल चूज़ करता। लेकिन क्योंकि मैंने स्ट्रैटिफिकेशन की है, सब डिवाइड किया है, तो एक एक में से मुझे सैम्पल चूज़ करना है, तो मैं कम 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 चूज़ करूँगा, क्योंकि ओवरऑल मेरा वैसे ही काम ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर सैम्पल साइज़ जब स्ट्रैटिफिकेशन की चूज़ होती है तो वो कम होती है। होपफुली ये क्लियर है। फोर्थ, अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता चलूँ डेटर्स की। क्या डेटर्स सही बुक हुए हैं बुक्स में या नहीं हुए? बैड डेट्स नहीं, डेटर्स। अब मुझे पता है कि डेटर्स यानी कि मेरे एक सेल है, अगेंस्ट द सेल वो कस्टमर्स जिनका उधार है उनको मैं डेटर कहता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे परचेज ऑर्डर भेजा होगा और उनको मैंने सेल्स ऑर्डर भेजा होगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए कस्टमर है और वो मेरे लिए सेल को जनरेट कर रहे होंगे। उनकी तरफ से मुझे परचेज ऑर्डर आएगा, उसको मैंने सेल्स डे बुक में बुक किया होगा, फिर लेजर की तरफ गया होगा और फिर लेजर से बैलेंस शीट में गया होगा डेटा। अब मैंने एज एन ऑडिटर चेक करना है कि क्या सही बुक हुआ है डेटर या नहीं हुआ बैलेंस शीट में। तो मैंने चेक किया लेजर में जाके कि हाँ लेजर में इतना ही बैलेंस है, और फिर मैंने लेजर से पीछे जाके चेक किया सेल्स डे बुक में कि हाँ सेल्स डे बुक में भी इतना ही बैलेंस है, यानी कि पूरा बैलेंस सही से जो है वो बुक हुआ है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो परचेज ऑर्डर आता है वो क्या मुकम्मल एग्जीक्यूट होता है? ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उस बंदे ने कहा हो कि 100 यूनिट्स आपसे मुझे परचेज करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 50 सेल कर सका, मेरे पास इन्वेंट्री नहीं थी। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो ऑर्डर कैंसिल हो गया हो। तो ये मुझे कैसे मालूम हो कि ये जो डेटर्स लिखे हुए हैं ये सही लिखे हुए हैं? तो इसका एक और प्रोसीजर है चेक करने का, वो है इनवॉइस। ठीक है, तो मैंने इनवॉइस को चेक किया। इनवॉइस में मुझे क्वांटिटी नज़र आई और प्राइस नज़र आई। प्राइस जिसके ऊपर मैंने उस क्वांटिटी को सेल किया, और वो क्वांटिटी जो मैंने रियल में उस बंदे को सेल की है, यानी कि उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट आनी है। अब मुझे ये क्वांटिटी कैसे वेरीफाई हो कि ये वाकई वही क्वांटिटी है? तो मैं कहूँगा GDN देखूँगा, गुड डिस्पैच नोट। वो गुड्स जो मैंने डिस्पैच किए हैं वेयर हाउस से, तो जो अगेंस्ट एन ऑर्डर मैंने डिस्पैच किए होंगे वही डिस्पैच किए होंगे जो मैंने कस्टमर्स को भेजे हैं, तो वहाँ से मुझे क्वांटिटी वेरीफाई हो जाएगी। और प्राइस कहाँ से वेरीफाई होगी? सेल्स ऑर्डर से।
क्योंकि सेल्स ऑर्डर में आपकी प्राइस लिखी होती है। तो जब मैं प्राइस को मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटी से तो मेरे पास टोटल डेटर्स आ जाएंगे। तो ये एक अदर प्रोसीजर हुआ जिससे मुझे वेरिफिकेशन हुई डेटर्स की कि क्या मैंने डेटर्स सही बुक किए हैं या नहीं किए। एक और प्रोसीजर है डेटर्स की कंफर्मेशन। ये सारे रिकॉर्ड्स आपके थे, GDN भी आपने बनाया, सेल्स ऑर्डर भी आपने बनाया, परचेज ऑर्डर आप फेक भी बुक कर सकते हो। इसी तरीके से जो बैलेंस शीट है वो आपकी थी, लेजर जो था वो आपका था, सब आपके रिकॉर्ड्स थे। मैंने कहा अब मैं एक्सटर्नली उस डेटा से खुद कंफर्मेशन लूँगा, या लेटर लिखूँगा या मैं फ़ोन करूँगा और मैं पूछूँगा कि क्या आपको इनको इतने पैसे देने हैं या नहीं देने। यानी कि मुझे एक्सटर्नली कंफर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आपके लिए वो डेटा है, उसके लिए आप पेएबल हो, उसकी बुक्स में आपकी पेएबल आती होंगी। तो जब वहाँ से मुझे कंफर्म हो जाएगा तो ये मेरे लिए एक अदर प्रोसीजर है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली ये बात है कि जब आपने वेरीफाई किया ट्रांजैक्शंस को इनवॉइसेस के थ्रू तो बिल्कुल सही था। अब जब आप कंफर्मेशन लेने लगेंगे डेटा से तो अब आप हर एक से डेटा से कंफर्मेशन नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे कि हम कम सैंपल पे कंफर्मेशन लेंगे, यानी कि 50 डेटा से कंफर्मेशन लेंगे। अगर उनसे वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर हम ये जो है वो जनरलाइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हाँ वाकई यहाँ पर डेटा सही बुक हुए। यानी कि अदर जो प्रोसीजर्स हैं उनका सैंपल कम होगा, अगरचे रिस्क कम है। पहले वाले जो प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए उसमें रिस्क बहुत कम था, तो अब आपका जो सैंपल साइज़ हो जाएगा अदर प्रोसीजर्स के लिए वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा निकला इनवॉइसेस में से तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटर्स के कंफर्मेशन लेंगे, फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि सैंपल साइज़ को डिटरमिन करने के लिए आपके एक और फैक्टर है, वो है अदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि व्हाट डिटरमिन्स द सैंपल साइज। थैंक यू।